स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखेंगे क्लास 12 के लिए। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हुआ केमिस्ट्री में चैप्टर 7, जो कि काफी ज्यादा नंबर का चैप्टर है। और इसी चैप्टर के जो भी न्यू क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व, और समझेंगे इनके उत्तरों को। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन बैंक है एमपी विवर्स पोर्टल के द्वारा संशोधित जारी प्रश्न बैंक 2021 है। तो चलिए और देखते हैं। और क्वेश्चनों पर चलने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने मार्क के लिए ये चैप्टर है, तो इसलिए मैंने पहले इस चैप्टर का वीडियो यहाँ पर बनाया है ताकि आपकी ज्यादा अंक वाले जो चैप्टर है वो पहले कवर हो जाए। पी ब्लॉक, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान मिलेगा। एक सही जोड़ी के अंदर 2 प्रश्न मिलेंगे और यहाँ पर 5 अंक का एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से इसमें मार्किंग रहेगी। और इसी के साथ में इस चैप्टर से जो भी टॉपिक पोर्शन रिड्यूस किया गया है उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इसमें जो रिड्यूस की गई है। तो यहाँ पर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फीन, तो फास्फीन वाला जो चैप्टर है टॉपिक है वो इसमें से हटा दिया है। इसी प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, और मैन्युफैक्चरर मतलब उसको बनाने की विधि, औद्योगिक उपयोग वगैरह सब इसमें से हटा दिए। ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड थे वो इसमें हटा दिए हैं, और उनके स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ओनली, स्ट्रक्चर हटाए हैं केवल। और इसी प्रकार से यहाँ पर है फास्फोरस, एलोट्रोपिक फॉर्म्स और कंपाउंड ऑफ ऑक्सो एसिड्स, जो आगसी अम्ल थे वो इसमें से हटा दिए हैं, ठीक है ना। तो कंपाउंड ऑफ फास्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, और हैलाइड एंड ऑक्सो एसिड यानी कि ऑक्सी अम्ल। तो इतना जो सब कुछ है ये इस चैप्टर से रिड्यूस कर दिया गया है। तो आपके लिए बहुत कम मटेरियल इस चैप्टर से बचता है, और जो भी बच रहा है उसको आप अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा। चलिए अब आते हैं इसके प्रश्न के ऊपर। प्रश्न में हम देखते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान भी है, सही जोड़ी भी है। तो रिक्त स्थान और सही जोड़ी को भी हल करते हैं। पहले क्वेश्चनों पर एक नजर डाल देते हैं। 5 अंक के जो प्रश्न है, तो 6 प्रश्न यहाँ पर हमें दे रखे हैं, जिसमें नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि आती है। समूह 17 के तत्वों के निम्न बिंदुओं के आधार पर हमें इनको समझाना है। ओजोन परत, ओजोन क्या है और ओजोन बनाने की जो विधि होती है इसको एक गुण उपयोग लिखिए, ठीक है ना। उत्कृष्ट गैस क्या है और किन्हीं 4 उत्कृष्ट गैसों के उपयोग जो होते हैं ये बताना है। अमोनिया का निर्माण की हैबर विधि है। उत्कृष्ट गैसें आसानी से यौगिक का निर्माण नहीं करती है और कुछ जीनांग यौगिक बनाती है, और कारण स्पष्ट करते हुए इसमें हमें 2 यौगिकों के संरचना सूत्र भी इसमें बताना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान, और रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करना है। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हास्य गैस जो जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, इसका सूत्र होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कैल्कोजन तत्व। रिक्त स्थान समूह के तत्वों को कहते हैं। तो समूह 16 के जो तत्व होते हैं इन्हें कैल्कोजन कहा जाता है, 17 को हेलोजन कहा जाता है, और समूह 17 के तत्व सामान्यतः कहलाते हैं तो ये सभी हेलोजन कहलाते हैं। क्लोरीन की खोज जो की थी ये की थी शिले ने। तो इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों को कंप्लीट कर लेंगे। आगे यहाँ पर सही जोड़ी है, और सही जोड़ी में हमें प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ये प्रयोगशाला अभिकर्म के रूप में प्रयोग में लाते हैं। नारंगी ध्रुम्र जो है ये होता है क्रोमिल क्लोराइड के अंदर, CrO2Cl2। इसी प्रकार से क्लोरीन के द्वारा जो रंगीन पदार्थों का निरंजन, तो ये निरंजन ना होकर के ये है विरंजन, ठीक है। क्लोरीन के द्वारा रंगीन पदार्थों का विरंजन जो क्रिया होती है ये एक ऑक्सीकरण क्रिया होती है, तो इसे हम मिलाएंगे ऑक्सीकरण से। इसी के साथ में रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील, तो उत्कृष्ट गैसें जो होती है ये सभी रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है। साइन बोर्ड में प्रयुक्त गैस जो होती है तो ये होती है नियॉन गैस। तो इस प्रकार से हम इनको मिला देंगे, और यदि आपको इस प्रकार से समझने में कोई समस्या है तो मैं यहाँ इनके आगे भी नंबर डाल देता हूँ। ये 1 नंबर के लिए है, नारंगी धूम्र जो है ये 2 नंबर के लिए, क्लोरीन जो है ये 3 नंबर ऑक्सीकरण, और रासायनिक रूप से अक्रियाशील ये 4 और ये 5। इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अब आप यहाँ पर चित्र को देख करके थोड़ा सा समझिएगा, फिर इसके लिए लिखित चीजें हम देखते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं शुष्क
अमोनिया और शुष्क वायु जो है वो यहाँ से इसमें प्रवेश करवाई जा रही है और यहाँ पर प्लेटिनम की जाली आप देख पा रहे हैं। इस चैम्बर जिसे उत्प्रेरण चैम्बर कहा जाता है, ठीक है, उत्प्रेरण कक्ष कहा जा रहा है। इस चैम्बर के अंदर अमोनिया और शुष्क वायु को भेजा जा रहा है और उसका परिवर्तन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एनओ के रूप में हो रहा है और फिर इसे पहुंचाया जा रहा है ऑक्सीकरण चैम्बर के अंदर, ऑक्सीडेशन चैम्बर में, ऑक्सीकरण कक्ष में। और फिर ये चेंजेस हो रही है NO NO2 के रूप में और NO2 के रूप में फिर इसे एक थर्ड चैम्बर जहां पर ऊपर से जल गिर रहा है वहां पर पहुंचाया जा रहा है और यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल इसमें प्राप्त हो रहा है। तो ये चित्र को देख करके भी चाहे तो इसे लिख सकते हैं कि कहाँ किससे क्या हो रहा है और कौन सी चीजें बन रही है, और बस यही सब कुछ हमें रासायनिक समीकरण के रूप में और थोड़े से लिखित शब्दावली के रूप में हमें प्रस्तुत करना है। तो चलिए अब हम समझते हैं। देखिए, ओस्टवाल्ड की जो विधि होती है, यहाँ पर हम एक आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु का मिश्रण, तो अमोनिया जिसे हम कहते हैं NH3, तो ये लिया हमने एक आयतन और 8 आयतन हमने लिया वायु का मिश्रण मतलब कि ऑक्सीजन। तो यहाँ समीकरण में भी आप देख पा रहे हैं दोनों चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। का मिश्रण जो है ये प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो 90% अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर अमोनिया जो है वो किस में परिवर्तित हो रही है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो रही है और नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे हम NO कहते हैं इसमें ये चेंज हो जाती है। फिर बची हुई जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है या बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है को बची हुई ऑक्सीजन कक्ष में भेजा जाता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं NO जो है वो अगले चैम्बर में पहुंच रही है जहां पर यहां उसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिससे वह नाइट्रोजन पेरोक्साइड में बदल जाती है। अब देखिए नाइट्रोजन पेरोक्साइड जिसे हम कहते हैं NO2, तो बस यही बातें आपको समीकरण के रूप में लिखना है, बदल जाती है। तो यहां पर हमने लिखा 2NO + O2, तो ये चेंज हुआ NO2 में, तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। और यह NO2 जो है ये शोषक कक्ष में भेज दी जाती है जहां पर ऊपर से धीरे धीरे जल गिरता है और ये जल और NO2 के संयोग से तनु नाइट्रिक अम्ल बनता है। इस समीकरण में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर NO2 + H2 यानी कि जल के साथ NO2 मिलता है तो ये HNO2 और HNO3 के रूप में तनु नाइट्रिक अम्ल बनता है। फिर यही नाइट्रिक अम्ल इसको सांद्र कर दिया जाता है तो यहाँ पर HNO3, H2O और NO, ये जो NO होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये फिर से हम इस अभिक्रिया में उपयोग में ले आते हैं। तो इस प्रकार से ओस्टवाल्ड की जो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि है इसे हम कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर 2-3 समीकरण है और वो समीकरण सिर्फ आपको उसी से पता लग जाएंगे, चित्र से आप थोड़ा सा दिमाग ध्यान लगाते हैं तो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समूह 17 के वे कौन से तत्व हैं और इनके गुणों की विवेचना निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो सबसे पहले तत्व कौन कौन से आते हैं ये हमें ध्यान होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका होना चाहिए, विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीकरण अवस्था, ये सब कुछ। तो चलिए यहां पर देखते हैं समूह 17 के तत्व कौन कौन से हैं और इनका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। देखिए सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पर समूह 17 के जो तत्व हैं जिसमें आ रहे हैं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, एस्टेटीन, और इन्हीं सभी तत्वों को कहा जाता है हैलोजन तत्व। अब देखिए यदि बात करते हैं यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो समूह 17 के जो तत्व हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9, ठीक है। अब 9 के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p5। एक तरीके से ये लिखा जाता है और आप चाहें तो उत्कृष्ट गैसों के सापेक्ष लिखें तो यहां पर हीलियम लिख दें और 2s2, 2p5, ठीक है। हीलियम या उत्कृष्ट गैसों के सापेक्ष लिखना आसान होता है और कम समय में हम लिख सकते हैं, पर शायद आप इसे जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो जो भी हीलियम गैस या जो भी उत्कृष्ट गैस यहाँ पर हम रख सकते हैं जिससे कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हीलियम में 2 होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 2 है तो 2 1s2 की जगह पर इसे हमने रख दिया। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर अगली तत्व यहाँ पर आता है क्लोरीन, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, और 17 के लिए हम जाएंगे तो देखिए 1s2, 2s2 और 2p6,
3s2 3p5। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं इसमें क्लोरीन में 17। अब इसमें कौन सी उत्कृष्ट गैस लिख सकते हैं, तो देखिए इन तीन तत्वों को 2s 1s2 2s2 2p, इनकी जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर नियॉन। तो यहाँ पर हम रखेंगे नियॉन को और उसका क्रमांक होता है 10 की पूर्ति ये हो गई, और इसके आगे लिख देंगे 3s2 और 3p5। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। फिर अगला यहाँ पर तत्व हमारा आता है ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ये तत्व इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर 9 था, यहाँ इसमें 8 जोड़ा तो 17 बना। 17 में यहाँ पर हम 18 जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 35, और 35 में फिर हम जोड़ते हैं यहाँ पर 32। ठीक है, सॉरी 18 जोड़ेंगे, 32 नहीं, 18 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है यहाँ पर 53 यानी कि 53, और इसमें हम जोड़ते हैं 32 तो ये हो जाता है 85। इस प्रकार से तो हम यहाँ पर इनके क्रमांक बना लेंगे, और जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, जैसे ध्यान दीजिएगा इसमें 2p आया लास्ट में, यहाँ इसमें 3p आया है, तो इसमें आ जाता है 4p5, यानी कि यहाँ तक आप पूरा आगे का लिख देंगे 1s 2s 3s 3p 3d और 4p 4s 4p। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जाएगा ये। इसी के साथ में यहाँ पर आयोडीन का होगा, तो आयोडीन का लिखने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूं, जैसे कि ये 1s2 हुआ, 2s2 हुआ और 2p6 3s2 3p6 3d10, और फिर इसके बाद में आ जाता है 4s2 4p6 4d10 ये, और फिर इसके बाद में हम 4f कक्षक को नहीं भरेंगे क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5s2 और 5p5। इसी प्रकार से एस्टेटीन का हम कंप्लीट करेंगे, तो एस्टेटीन में यहाँ पर 4d के बाद में हो जाता है 4f कक्षक, इसमें हो जाएंगे 14, और इसी के आगे फिर ये 5s चलेगा, सेम यहाँ तक वैसे ही आएगा इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। इसी के आगे यहाँ पर हो जाएगा 5s2 5p6 5d10 और 6s2। अब देखिए यहाँ 5f को छोड़ा है, ठीक है, 6s2 और 6p5। तो ऐसे आप एक दूसरे को देख देख करके आगे बढ़ सकते हैं, जैसे 2p था, 3p 4p 5p और 6p। और ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास पर्याप्त इलेक्ट्रॉन हो तो ही आप 4f को कंप्लीट करें और उसमें गिनकर इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, जैसे कि सिर्फ एस्टेटीन के अंदर ही 4f कक्षक को जो है इसे कंप्लीट भरा जा रहा है। इसमें 5f छोड़ा है, इसमें 4f छोड़ा है, इस प्रकार से। और चाहे तो आप उत्कृष्ट गैसों के सापेक्ष भी इन्हें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से तो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कंप्लीट इसमें कर सकते हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाओं को भी मैंने यहाँ पर इसमें शामिल कर लिया है, विद्युत ऋणात्मकता का और ऑक्सीकारक गुण। दो तीन चीजें, थोड़ी सी एक चीज मैंने यहाँ पर ले ली है। थोड़ा सा क्रम यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीकरण यहाँ पर पहले लिख दिया है जो कि एक लास्ट का पॉइंट था। तो ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है हेलोजन की सामान्य जो ऑक्सीकरण संख्याएं होती है वो -1 होती है, परंतु फ्लोरीन को छोड़कर और अन्य हेलोजनों की ऑक्सीकरण संख्याएं +7 तक इसमें पाई जाती है। फ्लोरीन एक ऐसा तत्व जिसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण संख्या होगी -1, और बाकी क्लोरीन ब्रोमीन ये -1 के साथ साथ +1 3 5 7 तक ये चेंजेस अपना करते रहते हैं। जैसी कंडीशन बनती है उसके हिसाब से यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये प्रदर्शित कर देते हैं। और फ्लोरीन जो है वो सिर्फ एक ही दिखाता है। और विद्युत ऋणात्मकता की इनकी बात करें तो इन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता जो होती है अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है, यानी कि पूरे आवर्त सारणी में हम देखते हैं तो ये परिवार सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परिवार होता है और इनकी विद्युत ऋणात्मकता अन्य से ज्यादा होती है। और सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन, और हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं एस्टेटीन की तरफ तब ये गुण इनमें घटता है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पर्याप्त हो जाते हैं और संख्या भी ज्यादा होती है। और ज्ञात तत्वों में फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक या सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। थर्ड की यदि बात करते हैं तो ऑक्सीकारक गुण इनका जो होता है हेलोजनों का प्रबल ऑक्सीकारक है और इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता भी अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता से एक प्रश्न याद आता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता कौन से तत्व की होती है, तो देखिए फ्लोरीन जो होता है ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व है और क्लोरीन जो होता है
इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की ज्यादा होती है और अतः इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है और ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ऑक्सीकरण गुण घटने का जो क्रम है कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया है। अब देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा क्यों होती है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। और फ्लोरीन के पास जो है वो डी कक्षक मौजूद नहीं है, क्लोरीन के पास वो है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपने पास डी कक्षक में रख सकता है। ठीक है, इस वजह से इसका गुण ये ज्यादा होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, ओजोन क्या है और ओजोन बनाने की कोई एक विधि, इसका गुण, उपयोग वगैरह वगैरह इसमें हमें समझाना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो ओजोन होती है, ओजोन क्या है? ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का ही एक अस्थायी रूप होता है। ठीक है, ये ओजोन जो है ये ऑक्सीजन का O2 का ही एक अस्थायी रूप होता है जो कि अत्यधिक क्रियाशील भी ये होता है। ठीक है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। चलिए, अब यदि हम बात करें तो इसे बनाने की कोई भी हम एक विधि लिख सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए कोई भी विधि हम प्रयोग में ला सकते हैं, जो भी हमें आती हो। यहाँ जरूरी नहीं है कि कौन सी विधि लिखी जाए। तो देखिए यहाँ पर एक विधि है, जैसे ब्रांडी का ओजोनाइजर, इसके माध्यम से भी यहाँ बना सकते हैं। आप सीमेन का भी ले सकते हैं, सीमेन का ओजोनाइजर, और उसके माध्यम से भी आप बता सकते हैं। जो भी आपको सरल लगता हो आप अपने सिलेबस से वो चीजें यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कांच की यू आकार की एक नली है और नली के भीतर इसमें टनो H2SO4 डाल दिया है। ये टनो H2SO4 यहाँ पर भरा हुआ है इसके अंदर, और इसमें प्लेटिनम का एक तार डाला जाता है। कांच के संपूर्ण उपकरण को कांच के बर्तन में लटका देते हैं, इसमें भी H2SO4 भरा जाता है। तो यहाँ पर बाहरी बर्तन में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और यू नली में ऑक्सीजन, शुष्क ऑक्सीजन जो है ये हम यहाँ से देख पा रहे हैं, इसमें से प्रवाहित करके इसमें अंदर भरी आ रही है, प्रवाहित करते हैं। तो तीव्र विद्युत विसर्जन से ओजोनीकृत ऑक्सीजन जो होती है, ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होती है और इसमें ओजोन की मात्रा जो होती है 20% होती है। तो यहाँ पर ओजोनीकृत ऑक्सीजन जो है ये प्राप्त होती है, ये एंटर नहीं हो रही है, बाहर निकलेगी। ठीक है, ये अब यहाँ पर विद्युत विसर्जन किया जा रहा है, इलेक्ट्रोड लगाकर, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा है एक इधर लगा है, इस प्रकार से। तो ये तो हुई ओजोन बनाने की विधि। और अब हम बात करते हैं कि ओजोन जो है इसका भौतिक गुण क्या हो सकता है। तो यदि हम भौतिक गुण की बात करते हैं ओजोन के, तो ये एक हल्के नीले रंग की मछली के जैसी दुर्गंध वाली एक विषैली गैस होती है। ठीक है, ये इसका एक भौतिक गुण हम बता सकते हैं इस प्रकार से। अब यदि हम बात करते हैं इसका उपयोग जो होता है ओजोन का, तो ओजोन जो होता है इसका उपयोग यदि हम देखें तो इसके उपयोग काफी होते हैं और कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कीटनाशक, ठीक है, कीटनाशक इसके प्रकार, इसी के साथ साथ विरंजन करने में इसका उपयोग होता है। कीटनाशक के साथ साथ ये विरंजन का गुण भी रखती है। इसी प्रकार से कपूर बनाने में इसका उपयोग होता है। तो हम जो भी उपयोग लिखना चाहें, एक उपयोग जो है वो उसमें हम बता सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है, उत्कृष्ट गैसें क्या है और किन्हीं भी 4 उत्कृष्ट गैसों के उपयोग लिखिए। तो आप कोई सी भी 4 उत्कृष्ट गैसें ले सकते हैं। तो यदि सबसे पहले हम बात करते हैं तो अक्रिय गैसों के उपयोग, जिसमें हीलियम का उपयोग है, ये वायुयान के टायरों में भरने में, साथ में गुब्बारों में, और ये मौसम का पता लगाने वाले गुब्बारों में भरने में इसका उपयोग होता है। इसी के साथ में आजकल हाइड्रोजन और हीलियम का उपयोग, मिश्रण का उपयोग होता है। गोताखोरी में जो गहरे समुद्र में गोताखोर जाते हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग भी करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक दो ही उपयोग लिए हैं, क्योंकि हम 4 के उपयोग लिखते हैं तो काफी बड़ा उत्तर बन जाता है। तो मैंने सिर्फ इसी वजह से थोड़े थोड़े यहाँ पर लिए हैं। आर्गन के उपयोग हैं, तो आर्गन जो है विद्युत बल्ब में इसका उपयोग होता है, ये हम सभी जानते हैं। और हीलियम के समान इसका उपयोग एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील के वेल्डिंग के लिए आखिरी वातावरण उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करें यदि नियॉन के, तो नियॉन के उपयोग हैं, जैसे ये इसका उपयोग जो है विज्ञापनों के लिए किया जाता है, इससे चमकीला हरा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए इसके साथ पारे की वाष्प मिला देते हैं। नियॉन का उपयोग जो है, नियॉन लैंपों का उपयोग हवाई जहाज के संकेतों के रूप में होता है।
और वगैरह वगैरह में से लिख सकते हैं। क्रिप्टान और जीनान के उपयोग हैं, तो आर्गन के स्थान पर इनका उपयोग भी विद्युत बल्ब में किया जा सकता है, परंतु ये महंगी गैसें होती हैं। इन गैसों का उपयोग क्षण दीप्त जो फ्लैश फोटोग्राफी होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। क्रिप्टान का उपयोग जो है प्रतिदीप्त ताप दीप्त विसर्जन लैंपों में होता है, और क्रिप्टान लैंप का उपयोग भी हवाई जहाज उतरने के स्थान पर साइन के रूप में हम कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रेडान की। तो रेडान जो होती है ये एक रेडियोएक्टिव प्रकृति की गैस होती है, और इसका उपयोग जो है ये कैंसर के उपचार में, रेडियोधर्मी संबंधित शोध कार्य में इसका उपयोग किया जाता है, एक्स किरणों के उपस्थापन में और प्रौद्योगिकी रेडियोलॉजी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अमोनिया निर्माण की हैबर विधि या प्रक्रम को समझाइए रेखा चित्र के साथ में। तो समझते हैं। देखिए अमोनिया का जो उत्पादन होता है ये नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से हैबर प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें N2 गैस है, इधर H2 गैस है, 1:3 के अनुपात में यहाँ पर इनको ले रखा है और यहाँ पर अमोनिया बन रही है। और इसी के साथ में यहाँ पर उत्प्रेरक और जो विशेष कंडीशन होती है वो इसमें जरूरी है, कितना ताप होना चाहिए, कितना दाब होना चाहिए, ये जरूरी है। तो ला शतलीय के सिद्धांत के अनुसार उच्च दाब जो होता है अमोनिया निर्मित करने के लिए अनुकूल होता है, और अमोनिया के लिए उत्पादन के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां इस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पर ताप जो है वो 700 केल्विन तक होना चाहिए, दाब का मान 200 वायुमंडलीय होना चाहिए, या पास्कल में ले तो इतना आप बता सकते हैं 200 × 10⁵ पास्कल। उत्प्रेरक यहाँ पर Fe2O3 ले सकते हैं, वर्धक के रूप में हम K2O, Al2O3 वगैरह जो है ये उत्प्रेरक वर्धक होते हैं, इन्हें भी ले सकते हैं। अब यदि हम इसमें देखें तो इसका डायग्राम जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इसी के साथ में यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 और 3 आयतन के अनुपात में यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले जा रही है, ये पंप में यहाँ पर भेजी जा रही है, ठीक है। और पंप में संपीड़ित पंप जो होता है इनको संपीड़ित करता है, जिससे कि दाब उत्पन्न हो जाता है और फिर इसे भेजा जाता है यहाँ पर उत्प्रेरण कक्ष में, और उत्प्रेरण कक्ष से फिर इसे एक अगले संघनित्र में भेजा जाता है, फिर यहाँ पर इसे ठंडा किया जाता है, और फिर जो बचा हुआ कुछ H2N2 का मिश्रण है वो फिर से इस पंप की सहायता से पुनः इसी चेम्बर में यहाँ पर आ जाता है। तो ये तो हम चित्र की बात करते हैं। अब सिद्धांत को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए एक आयतन नाइट्रोजन गैस और 3 आयतन इसमें हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करके अमोनिया बनाती है। तो N2H2 जो है मिलकर के अमोनिया बनाएंगे। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसमें अमोनिया के बनने से एक आयतन में कमी होती है। इस प्रकार कुल 4 आयतन अभिकारकों में से 2 आयतन क्रियाफल ही प्राप्त होते हैं। अतः ली शातलीय के सिद्धांत के अनुसार इसमें अधिक अमोनिया उत्पादन हेतु N2H2 का अधिक सांद्रण कम ताप और उच्च दाब पर ही उपयुक्त परिस्थिति इसमें होती है। अब यदि हम बात करें इसकी विधि की, तो यहाँ पर किस प्रकार से जो हैबर प्रक्रम होता है इसमें हम विधि जरूरी नहीं होती लिखना, पर हम चित्र को समझने के लिए यहाँ पर हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको सिद्धांत पता होना चाहिए और इसके बीच रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर N2 तथा H2 को 1:3 अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब पर संपीड़क में प्रवेश कराते हैं। ये संपीड़क पंप है और इस कक्ष का ताप जो है 400 तथा इसमें प्रवेश कराते हैं, और Fe चूर्ण उत्प्रेरक वर्धक के रूप में MO रखा जाता है। तो ये यहाँ पर उत्प्रेरक कक्ष है, यहाँ पर हम उत्प्रेरक और वर्धक को रखते हैं। इस कक्ष का ताप जो है 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक नियंत्रित रखते हैं। उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाली गैसों में 10 से 15% तक अमोनिया रहती है, और इसे संघनित्र से ठंडा करके अलग कर लेते हैं, और अनुपयुक्त गैसों को पंप से पुनः उत्प्रेरक कक्ष में के माध्यम में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ सावधानी भी हम ध्यान में रख सकते हैं, जैसे N2H2 जो है ये शुद्ध और शुष्क अवस्था में होना चाहिए, और अशुद्धियां जो होती है उत्प्रेरक को विषाक्त कर देती हैं, और ताप दाब जो है ये हमारे कंट्रोल में नियंत्रित होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्कृष्ट गैसें सामान्यतः आसानी से यौगिक का निर्माण नहीं करती है, परंतु जीनान कुछ यौगिक फिर भी बना लेती है। इसके कारण को स्पष्ट करते हुए कुछ 2 यौगिकों के संरचना सूत्र इसमें हमें बनाना है। तो देखिए उत्कृष्ट गैसें जो होती है वो आसानी से यौगिक का निर्माण नहीं करती, परंतु फिर भी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ये बना सकती है। तो यदि हम इसके कुछ 2 यौगिकों को देखते हैं, तो यहाँ पर जैसे जीनान जो होती है इसका एक यौगिक है जिसे हम कहते हैं XeF2 जीनान डाइफ्लोराइड, और यहाँ पर XeF2 जो होता है इसमें जीनान जो होती है sp3d संकरित अवस्था में होता है, और इसलिए
इसकी संरचना त्रिभुजी द्विपिरामिडीय होना चाहिए, लेकिन 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण से इसकी संरचना जो होती है वो रेखीय हो जाती है Fe2 के। अब हम समझते हैं इसकी जो संरचना होती है किस प्रकार की होती है। देखिए, ज़ीनान जो होती है गैस, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 54, ठीक है, 54 इसका परमाणु क्रमांक होता है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये जाएगा 5s और 5p तक। तो 5 यदि देखें तो 5 मैं लास्ट का यहां पर लिख रहा हूं 5s2 और 5p6, इस प्रकार से ये होगा। तो यहां पर ये इसकी मूल अवस्था है और ये इसकी उत्तेजित अवस्था है। अब देखिए, मूल अवस्था में तो यहाँ एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरे हुए, डी कक्षक मौजूद है 5d पर वो कैसा है, यहाँ पर खाली है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसमें खाली है सामान्य अवस्था में, पर ये अपनी प्रथम जब उत्तेजित अवस्था में आता है, यहाँ आती है ज़ीनान यहाँ पर, तो इसके जो 5p का एक इलेक्ट्रॉन जो देख पा रहे हैं इसमें से निकलकर 5d में प्रवेश कर जाता है, ये कर गया। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो गए, तो 2 फ्लोरीन जो है इनके साथ में संकृत कक्षक बना लेते हैं और ये यौगिक बन जाता है XeF2। अब यहाँ पर ये तो संकृत, ये संकरण और ये संकरण, संकरण में ये भी भाग लेंगे ये वाले, ठीक है, S वाला और P के 3 और D का 1। तो संकरण में तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी भाग लेते हैं, परंतु ये बंद नहीं बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एकाकी, ये एकाकी, ये एकाकी, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि एक S का है और P के 2 जो युग्मित रूप में देखें ये, और ये जो बंद बना रहे हैं ये है फ्लोरीन के साथ में जो संकृत वाले इलेक्ट्रॉन, ये जो बंद निर्माण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी जो संरचना हो जाती है वो इन तीनों एकाकी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये से प्रतिकर्षित करते हैं बंद को, तो इस वजह से इसकी जो संरचना होती है वो रेखीय बन जाती है और इस प्रकार से इसकी संरचना को हम बना सकते हैं। तो ये है पहला यौगिक। अब इसी प्रकार से हम दूसरे यौगिक को देख सकते हैं कि XeF2 जो होता है इसमें, सॉरी F2 को तो हम देख चुके हैं, XeF4। तो XeF4 की यदि हम संरचना को देखें यहां पर XeF4 की संरचना को, तो ज़ीनान की जो द्वितीय उत्तेजित अवस्था होती है, यहाँ पर जो उत्तेजित अवस्था है ये उसकी द्वितीय है। यदि हम प्रथम में देख चुके थे कि प्रथम के अंदर तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका था, पर द्वितीय उत्तेजित अवस्था जब होती है तो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ डी में चला गया। अब ये एक तो ऑलरेडी पहले से था और एक अब आ चुका है, तो उस स्थिति में यहाँ पर 2 ये और 2 ये 4 जो है ये अयुग्मित होते हैं। तो यहाँ पर ज़ीनान जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और 4 फ्लोरीन आकर के इसके साथ में नए संकृत कक्षक बना लेते हैं। तो संकरण यहाँ पर इस एस कक्षक 3p के और d के 2, इस प्रकार से इसमें संकरण जो है ये sp3d2 संकरण इसमें हो जाता है और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से वर्ग समतली संरचना के रूप में यहाँ पर बन जाती है। 2 जोड़े हैं इसमें हम देख पा रहे हैं, एक ये और एक ये वाला और ये वाला, दोनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में इसमें होते हैं। और यदि हम इसे इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और ये 4 फ्लोरीन 4 बंध के साथ में होते हैं। तो इस प्रकार से एकाकी यहाँ पर बंध निर्माण नहीं कर रहे हैं पर संकरण में शामिल है, तो संकरण हमारा sp3d2 होगा। तो इस प्रकार से हम इसमें किसी भी 2 यौगिकों के संरचना सूत्र को प्रदर्शित इसमें हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने वीडियो के लिए इतना समय दिया उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगला वीडियो आपके लिए बहुत जल्द ही हम लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।